everyone, I am Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1। तो देर किस बात की है, आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो फटाफट देख लेते हैं सारे के सारे कॉलम्स क्या कह रहे हैं। पहला तो सीरियल नंबर है, दूसरा हमारा इक्वेशंस दी हुई हैं और जो कि हमारी इक्वेशंस हैं वन वेरिएबल में। जहाँ भी आप इक्वेशन देखेंगे सब में कहीं ना कहीं एक ही वेरिएबल है, तो इसको कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वैल्यूज़ दी गई हैं, जो जो वेरिएबल्स हैं उनकी कहीं ना कहीं वैल्यू दी गई है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो कह रहा है से वेदर द फॉलो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो। अब हमें जो भी ये वैल्यूज़ दी गई हैं उनके लिए जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ये देखना है। अब ये हम कैसे देखते हैं, जब भी हमें इक्वेशन दी है, मान लीजिए यहाँ पे दी है x+3 = 0 और अगर हमें इसका ये वैल्यू दिया है x = 3, मतलब ये जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी कि जब हम इस वैल्यू को रखें तो होना चाहिए जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वही राइट हैंड साइड की वैल्यू होनी चाहिए। तभी हम कहते हैं कि इक्वेशन इस गिवन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है, या जो गिवन वेरिएबल की वैल्यू है वो जो है वो एक इस इक्वेशन से आएगी। ठीक है, अब देखिए अगर बराबर नहीं आ रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो हो जाएगा इज नॉट सेटिस्फाइड। तो चलिए इसी के बेसिस पे, यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट। मैं सारे पार्ट सॉल्व नहीं करूंगी, मैं सारे ऑड पार्ट्स यानी कि सारे ऑड नंबर्स वाले पार्ट्स को सॉल्व करूंगी, इवन नंबर वाले आप करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। x+3 = 0। x को जैसे ही हमने यहाँ 3 रखा क्या आ जाएगा, 3 जहाँ भी x था वहाँ हमने रख दिया =0। तो क्या ये आ रहा है, नहीं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है 6 और हमारी राइट हैंड साइड है 0। तो डेफिनेटली LHS जो है वो नॉट इक्वल टू है RHS। तो हमारा जो x = 3 के लिए आंसर हो जाएगा नो। सिमिलरली करेंगे थर्ड पार्ट में हमारी x की वैल्यू दी गई है -3। तो चलिए -3 + 3 और ये देखिए क्या ये =0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। -3 + 3 क्या कर देगा, ये कर देगा 0 = 0। यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गई। तो क्या है, x = -3 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए मैंने लिख दिया यस। अब आ जाइए अपने फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में हमको दिया है x = 8। तो 8 रख देंगे जहाँ पर भी हमारी x की वैल्यू है। और क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि 8 - 7 क्या हो जाएगा 1 और 1 = 1, यानी कि LHS = RHS और यहाँ पर भी हम लिख देंगे यस। सिमिलरली अब आ जाइए अपने 7th पार्ट पर। 5x = 25। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्या साइन है इन दोनों कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल के बीच में। ऑब्वियसली ये आप पढ़ चुके हैं कि जो भी हिडन साइन है, मतलब जब भी दो वैल्यूज टुगेदर लिखी हुई है चाहे वो वेरिएबल हैं, तो उनकी वैल्यू के वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जो साइन होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि 5 × x = 25 है। अब यहाँ पे हमें x की जगह 5 को सब्सिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 जो कि 25। और क्या ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हमारी LHS हो गई RHS के बराबर। तो हम करेंगे यस, x = 5 जो है वो इस कंडीशन को, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमेशा जो है जो भी वैल्यू आपको दी गई है अगर वो x की वैल्यू रख के हमारी LHS RHS सेम आती है तभी हम कहते हैं कि वो वेरिएबल की वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब आ जाइए अपने 9th पार्ट पर। तो 9th बहुत ही ईजी है। m / 3 = 2। अब देख लेते हैं यहाँ पे m की वैल्यू दी गई -6। तो -6/2 क्या आ रहा है =2 के, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 ये आएगा हमारा -2। तो -2 इज़ नॉट इक्वल टू +2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड को नहीं इक्वेट कर रही है, मतलब नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो। सिमिलरली अब हम करेंगे अपना 11th पार्ट। 11 पार्ट है हमारा, m की वैल्यू है 6, तो चलिए फटाफट रख देते हैं। 6/3 इक्वल्स टू 2, तो देखिए यहाँ पर आ गया 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, और हम लिख देंगे कि जो m इक्वल्स टू 6 है, यस वो सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को। बहुत ही आसान था। आई होप आपको सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो पार्ट मैंने छोड़ दिए यानी कि इवन नंबर्स वाले पार्ट को आप प्रैक्टिस करना, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब देखिए जस्ट बिफोर जो हमने क्वेश्चन किए था उसमें भी हमें कहीं ना कहीं वेरिएबल की वैल्यू दी गई थी। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो ये हमें वैल्यू दी गई है वेरिएबल्स की, वो जो है वो सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का और नॉट। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, आना चाहिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू। अगर वो नॉट इक्वल टू आएगी तो हम कहेंगे नो द गिवन नंबर इज नॉट द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल एन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। तो चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो ए पार्ट में है हमारे एन की जगह रखेंगे हम 1, राइट, क्योंकि हमको एन इक्वल्स टू दिया है 1। तो क्या आ गया, एन की जगह हमने रख दिया 1, 1 + 5 इक्वल टू 19। क्या आ रहे हैं बराबर, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, मतलब कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ रही इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये होता है नॉट इक्वल टू का साइन, तो हम लिख देंगे नो एन इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए, राइट, पार्ट ए के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो इक्वेशन को भी मेंशन कर सकते हैं, इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन n + 5 इक्वल टू 19, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। अब करते हैं चलिए बी पार्ट। चलिए बच्चों बी को शुरू करते हैं। बी इक्वेशन है 7n + 5 इक्वल टू 9। चलिए फटाफट सब, हमें n की क्या वैल्यू दी गई है -2, तो जहाँ भी n है वहाँ हम रख देंगे। और मैंने बताया जब भी एक वेरिएबल और एक आपका जो कांस्टेंट टुगेदर लिखे हैं तो उनके बीच में क्या साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। और +5 इक्वल टू 19। अब देखिए 7 प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो गया -14 + 5 इक्वल टू 19। देखते ही पता चल गया है कि ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। तो अब इस केस में हमारा आ जाएगा ये -9 जो कि नॉट इक्वल टू है 19 के, यानी कि अगेन LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लिख देंगे हैंस अब चलिए शुरू करते हैं अपना डी पार्ट। सी पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस। चलो बच्चों आ जाते हैं अपने डी पार्ट पर। डी पार्ट है हमारा 4p - 3 इक्वल्स टू 13, और p की वैल्यू दी गई है हमको इक्वल टू 1। तो चलिए फटाफट रख देते हैं हम। क्या हमारी LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। देखिए दे आर नॉट इक्वल टू, राइट, क्योंकि हमारे RHS में आ गया 13 और हमारे LHS में है 1, जो कि कभी बराबर होते ही नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर p = 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन, राइट। बहुत ही आसान है। चलिए अब हम करते हैं अपना D हो गया। अब मैं करूँगी C और E आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए, और हम करेंगे अपना F है 4p - 3 इक्वल्स टू 13, और यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूट करना है p = 0। तो चलिए फटाफट रख देते हैं 4 × 0 - 3 इक्वल्स टू 13, यानी कि 0 - 3 इक्वल्स टू 13। तो -3 इक्वल टू 13 है, बिल्कुल नहीं है, नॉट इक्वल टू। हमारी LHS फिर हो गई नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लिख देंगे p = 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन।
तो जैसे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं तब हम कहते हैं कि गिवन वैल्यू जो है, जो भी वेरिएबल की गिवन वैल्यू है वो उसका सॉल्यूशन होती है। तो यहाँ पे सारे ही केस में हमारा आया नॉट द सॉल्यूशन, राइट। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको मैंने दिया है सी और ई प्रैक्टिस के लिए, जरूर करिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखिए, अब हमारे पास एक तो बहुत ही इजी मेथड है जो कि आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा कि इसमें हम p की वैल्यू को फाइंड कर लें। वो हम कैसे फाइंड कर लेते हैं? ट्रांसपोजिशन रूल से, कि मतलब हम यहाँ पे सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर लें तो ये प्लस से ट्रांसपोजिशन में माइनस हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो अदर साइड में ये डिवीज़न में चला जाता है। तो ये तो कुछ ट्रांसपोजिशन रूल है जब हम इसको पढ़ेंगे। अब ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं? गेसिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं अपने पहले नंबर से। तो पहला नंबर देखिए, 0 लेने से तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। जैसे ही हम p = 0 रखेंगे और यहाँ हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा 17, जो कि इक्वल टू है नहीं। तो 0 से शुरुआत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अब हम लेंगे, चलिए p = 1। हमें नहीं पता है कि ये जो p की वैल्यू हमने ली है ये सॉल्यूशन देगी कि नहीं, तो फटाफट हम रख देते हैं इस वैल्यू को। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है और उसके बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। तो चलिए 5 और p की जगह मैंने रख दिया 1, राइट। अब +2 = 17। अब देखिए 5 + 2 क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 5 × 5 + 2, ये हो गया हमारा 7 = 17 है, नहीं है, यानी कि हमारा जो p = 1 है वो नहीं है सॉल्यूशन। ये हो गया पहला ट्रायल और ये आ गया हमारा एरर। तो इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। p = 1 इज़ नॉट सॉल्यूशन। अब चलिए, अब देखिए, जब हमने प्लस किया है तो हम माइनस भी करके देख लेते हैं। चलिए p = नेगेटिव इंटीजर भी ले लेते हैं, क्या पता ये हो। वैसे तो नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो चलिए ये -1 रखा। अब देखिए 5 × -1 + 2 = 17। तो ये हो जाएगा हमारा -5 + 2 = 17। माइनस का एंड प्लस का इंटीजर कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ चुके हैं अभी, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन बाय द बिगर वैल्यू। तो ये हो जाएगा -3, और जो कि देखते ही हमें समझ आ गया नॉट इक्वल टू है 17 के। तो हमारा चलिए नेगेटिव पार्ट भी इसका नहीं है, यानी p = -1 इज़ ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर पर, जो कि है हमारा 2। जब आप थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप मेंटल मैथ्स करके भी आप इसको फटाफट देख सकते हैं कि आपका ये सॉल्यूशन है कि नहीं, जो आप वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप ये भी नया नया पढ़ रहे हैं तो आप अपनी वैल्यूज़ को रख के एक बार चेक कर लीजिए। अब मैंने जैसा कि कहा, अब हम चलते हैं p = 2। तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जैसे ही आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, राइट। 5 × 2 = 10 + 2 12, जो कि नहीं आएगा इक्वल के। तो चलिए p = 2 रख के देख लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये नहीं आना है। तो चलिए p = 2 रख देते हैं। इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर कि जब तक हमारा ऐसा नंबर हमें पता ना चल जाए जिसको रखने से हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, तब तक हमें अपना ट्रायल जारी रखना है और एरर वाली वैल्यूज़ को हटाते जाना है, ठीक है। अब देखिए p = 2 रखा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 × 2 + 2 = 17। तो ये हो जाएगा हमारा 10 + 2, जो कि देखने से ही पता चल रहा है कि नॉट इक्वल टू आ गया, राइट। तो हम लिख देंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लिख देंगे देयरफॉर p = 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। डेफिनेटली अब p = 2 तो -2 भी कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट ही कर देगा, तो वो तो नहीं होना है। अब हम जाते हैं अपना p = 3 पर। चलिए p = 3 रखा तो क्या हो जाएगा? 5 × 3, 5p है ना, तो 5 × 3 + 2 = 17। तो क्या यहाँ पर आ रहा है? देखिए 15 + 2
इक्वल्स टू 17। तो देखिए जैसे ही हमने किया हमारा आंसर आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के बराबर। तो हम लिख देंगे कि हमारा जो p इक्वल्स टू 3 है, p इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन फाइव p प्लस 2 इक्वल्स टू 17। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने अपना एक एक नंबर लिया और जैसे ही हमें जिस नंबर की वैल्यू से p की मिल गए अपने दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, वही वैल्यू हो गई हमारी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि इसके सेकंड पार्ट पर। चलो बच्चों देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में अब हम ले लेंगे सबसे पहले m इक्वल्स टू अगेन 1 हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो फटाफट हम करते हैं। तो m इक्वल्स टू 1 रखते ही ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। तो क्या ये आएगा, देखने से ही पता चल रहा है कि 3 माइनस ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 4, जो कि हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -11 और विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो हम लिख देंगे द LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर m equals to 1 is not the solution, right? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे माइनस रखेंगे ऑब्वियसली दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये वैल्यू तो और बढ़ जाएगी, समझने में देखने में ही समझ आ रहा है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वन पर। तो हम रखते हैं m इक्वल्स टू 2। चलिए रख देते हैं m इक्वल्स टू 2 इन द गिवन इक्वेशन। तो m की जगह हमने रखा 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। अब देखिए 6 माइनस 14 इक्वल टू 4, जो कि कैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वैल्यू ही आ रही है और हमारे राइट हैंड साइड में प्लस वैल्यू। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नहीं है राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट। तो हम लिख देंगे m इक्वल्स टू 2 इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वन पर। तो अब हमारा m इक्वल्स टू 2, तो डेफिनेटली जब हम -2 लेंगे तो ये और ही छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये तो 4 से डेफिनेटली, क्योंकि ये भी बन जाएगा हमारा नेगेटिव वैल्यू, राइट। अब देख लेते हैं अपना m इक्वल्स टू 3, वो भी नहीं आएगा। चलिए कर लेते हैं, ये होता है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे 3 इंटू 3 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया, देखिए 9 प्लस का 9 माइनस का 14 इक्वल टू 4। अब देखिए 9 माइनस 14 कितना हो जाएगा हमारा 5, जो कि नहीं है इक्वल 4 के। -5 और माइनस मतलब +4 तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हमारा जो m इक्वल्स टू 3 है वो भी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा m इक्वल्स टू 4 रखते ही देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 4 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। तो क्या ये आएगा, नहीं आएगा। देखिए 4 × 12 माइनस 14, ये तो कैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया हमारा -2 राइट एंड इक्वल टू 4। तो कुछ तो हमें पता चल रहा है, जब हमने इतनी सारी वैल्यूज़ को रख लिया तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ रही है कहीं ना कहीं हमारा जो ये वैल्यूज़ हैं, मतलब स्पेशली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो टुवर्ड्स जा रही है बिगर नंबर की तरफ। ठीक है, तो अब ये भी हो गया नॉट द सॉल्यूशन। अब मैंने 4 कर लिया, अब मैं 5 मेंटली करके देखती हूँ। देखिए
5 रखेंगे तो 15 माइनस 4 हो जाएगा, जो कि आएगा +1, तो इस केस में भी नहीं होगा। 6 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 18, 18 माइनस 4, हाँ 18 माइनस 14 हमारा हो जाएगा 4, राइट। तो चलिए अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि m इक्वल्स टू 6 हमने जैसे ही रखा, m इक्वल्स टू 6 हमने जैसे ही रखा, 3 इंटू 6 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, राइट। अब देखिए 18 माइनस 14 क्या आ रहा है, इक्वल टू 4, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट। तो हम लिख देंगे देयरफॉर और हैंस, एनीथिंग आप यूज़ कर सकते हो, m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। तो इसी को कहते हैं अपना ट्रायल एंड एरर मेथड। वैसे तो ट्रांसपोजिशन से हमें तुरंत ही पता चल जाता कि m की क्या वैल्यू है जिसके लिए ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होती, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली दिया गया था कि हमें ट्रायल एंड एरर मेथड ही यूज़ करना, इसलिए हमने ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करते हुए देखते गए कि हमारी किस वैल्यू के लिए हो रही है गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई, मतलब LHS आ रही है बराबर RHS के। तो आई होप आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड भी समझ आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए हमको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स को हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद हमें लिखना है इन्हें इक्वेशन फॉर्म में। तो चलिए सिंपल सी इंग्लिश है जिसको हमको ध्यान से पढ़ के एक एक स्टेटमेंट को यानी एक एक सेंटेंस को बना देनी है अपनी इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि लीनियर इक्वेशन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। अब देखिए कितना आसान है, सम मतलब हमें इन दोनों को जोड़ना है और उसका क्या सम आ रहा है 9। तो चलिए लिख देते हैं, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 4 = 9। कितना आसान है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। अब देखिए यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम y। तो बहुत सारे बच्चे क्या लिख देंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी कि y जो वैल्यू है उससे हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया है और जो दे रहा है 8। समझे, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, यानी कि 8 आ रहा है जब हम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। थर्ड वन, 10 टाइम्स a इज 70। अब यहाँ पे a जो है वो वेरिएबल है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे 10 टाइम्स a इज 70। अब यहाँ पे a क्या है, a नहीं है, ये a वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ a, मतलब 10 इंटू a इक्वल्स टू 70, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 a इक्वल्स टू 70। कितनी इजी इक्वेशन है। चलिए आ जाते हैं फोर्थ पर, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5। मतलब कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, b, जो कि हमें पता नहीं है, तो b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स यू 6। मतलब हमें v की ही वैल्यू निकालनी है और जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हमें ऑब्वियसली वेरिएबल की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। अब देखिए 3/4 ऑफ t इज़ 15। 3/4 ऑफ t जैसा स्टेटमेंट दिया है मैंने वैसे ही लिख लिया, इक्वल्स टू 15। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं लिख सकती हूँ इसको, दिस इम्प्लाइज 3t/4 इक्वल्स टू 15। है ना, कितना इजी, बहुत ही आसान है, बस आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। 7 टाइम्स m + 7 गेट्स यू 77। 7 टाइम्स m + 7 गेट्स यू 77। 1/4 of a number x minus 4 gives 4. So 1/4 of a number x, यानी कि 1/4 of x minus 4 gives you 4। तो क्या हो गया, देखिए मैं स्टेटमेंट को पढ़ती जा रही हूँ, x/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन -4 इक्वल्स टू 4। कितना आसान है कि जो भी 1/4 नंबर है उसमें से जब हम माइनस करेंगे 4 तो वो वैल्यू आती है हमारी 4। तो कितना आसान था। इफ़ यू टेक अवे मीन्स माइनस, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। इफ़ यू गेट अवे 6 फ्रॉम 6
टाइम्स वाई, तो सबसे पहले आएगा हमारा 6 टाइम्स वाई यानी कि 6y, राइट, एंड फ्रॉम दैट यू आर टेकिंग अवे -6, राइट, सो देन यू विल गेट 60। तो ये बनी इक्वेशन। बहुत ध्यान से हमको एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है और बस उसको लिख देना है अपने इक्वेशन फॉर्म में। अब देखिए नेक्स्ट वन, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, तो देखिए किस में ऐड कर रहे हैं, 1/3 ऑफ z में। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 1/3 ऑफ z में हमने ऐड किया 3, तो हमको मिला 30, जो कि हम लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो z/3 + 3 = 30। तो देखिए हो गए ना मास्टर, हमने अपने सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ा और उनको लिख दिया इक्वेशन फॉर्म में। तो था ना कितना आसान। आपको क्या करना है, बस ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको समझ के बस बना देनी है अपनी इक्वेशन। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब देखिए अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, हमें स्टेटमेंट दिए थे तो हमने उनको लिखा था अपने इक्वेशन फॉर्म में। अब यहाँ देखिए हमें दी गई है इक्वेशन, अब हमें इक्वेशंस को ध्यान से देखना है और उन्हें को हमें लिखना है अपने वर्ड फॉर्म में, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, p + 4 = 15, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसको स्टेटमेंट में, सम ऑफ p and 4 gives 15, है ना। अब इक्वल टू में जो वैल्यू है वो क्या है, वो आनी चाहिए। तो हमें हमेशा अपने जो स्टेटमेंट हैं वो ऐसे फॉर्म करने हैं कि जो हमारी वैल्यू आए गिफ्ट्स वाली, वो आए हमारी राइट हैंड साइड। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ देखिए m में से हो रहा है हमारा -7, तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m gives 3, राइट। कितना आसान है, तो चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं केवल इक्वेशंस को देखती जा रही हूँ और जैसे कि इक्वेशन फॉर्म दी है उसको वो वर्ड फॉर्म में लिखती जा रही हूँ, यानी कि स्टेटमेंट्स बनाती जा रही हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ m = gives 7, राइट, और =7, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। और एक और तरीका हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं व्हेन m is multiplied by 2 gives you 7। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए आपको केवल अपने स्टेटमेंट को इस तरह लिखना है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए लिख देते हैं हम इसको, ट्वाइस ऑफ m, ना कितना आसान। अब देखिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे m divided by 5, राइट, m divided by 5 gives 3। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक तो तरीका लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ m divided by 5 gives you 6, राइट, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, m multiplied by 3 and divided by 5 gives you 6। देखिए कितने स्टेटमेंट बन रहे हैं। तीसरा हम कैसे लिख सकते हैं, 3 times of m when divided by 5 gives you 6। तो देखिए एक ही चीज़ को आप अलग अलग स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, लेकिन क्या है हमारी कंडीशन, यानी हमारा जो इक्वेशन है वो स्टेटमेंट हम ऐसे बना रहे हैं कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए अब लिख लेते हैं हम इसको, कोई भी एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, दिस इज कैपिटल, ओके, 3 times ऑफ m। और एक तरीका और है, हम लिख सकते हैं m/5 multiplied by 3 = 6, वो भी करेक्ट है, राइट। बहुत तरीके हैं, मतलब हमें ऐसे लिखना है कि जब हम इसको किसी को वर्ड फॉर्म में दें तो ऐसा समझ लीजिए, जब आपको कोई वर्ड फॉर्म दे रहा है तो उसकी इक्वेशन लिखने के लिए आपको स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। तो जब हम ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे तभी तो अगला आदमी इंसान है वो समझ पाएगा कि ये हमारा अच्छे से स्टेटमेंट है और इसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए 3 times ऑफ m divided by 5 gives 6, राइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए
3p प्लस 4 इक्वल्स टू 25। अब लिख देंगे यहाँ पे हम 3 टाइम्स 4 इज एडेड टू, देखिए कितना आसान है, 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p gives 25। तो देखिए कितनी जल्दी हमने लिख दिया। देखिए जैसे जैसे हम स्टेटमेंट लिखते जा रहे हैं हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है और हम फटाफट लिख ले रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम लिख देंगे 2 इज टेकन अवे, 2 इज टेकन अवे भी लिख सकते हैं, 2 इज सब्ट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा ट्विस्टेड लिखना है तो हम टेकन अवे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p, और 4p भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 4 टाइम्स ऑफ p लिखें, 4p वो भी हो सकता है, गलत नहीं है। सो 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p gives 18, है ना। कितना इजी हो गया। आपको बस इक्वेशन देखनी है और अपना स्टेटमेंट लिख देना है। आप देखिए यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो है, जो मुझे इक्वेशन दी है, इसकी मैंने जो स्टेटमेंट लिखी थी वो मुझे मज़ा नहीं आया लिखने में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा था वही ठीक है, मैं इसको और अच्छे से लिख सकती हूँ, राइट। तो मैं क्या लिखती हूँ, सम ऑफ 2 एंड p डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू 8। एक तो एक हो गया स्टेटमेंट। दूसरा हमारा क्या हो गया, p डिवाइडेड बाई 2 इज़ व्हेन एडेड टू 2 गिव्स यू 8। ये भी एक तरीका हो गया। एक और तरीका है सम ऑफ, ये देखिए ये सबसे अच्छा लगेगा, सम ऑफ 2 एंड p बाई 2, या फिर इसको लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू 8। ये भी हो सकता है। अब देखिए इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या हो सकता है वो, सम ऑफ 2 एंड p डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू 8। मतलब एक ही बात को आप कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो था ना कितना आसान, और आपको समझ में आ भी गया होगा। आप ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहला कह रहा है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्वल्स मोर than 5 times the marvels Parmeet has. In total इरफान has 37 marvels. अब देखिए हमारे पास ना तो हमें पता है कि इरफान के पास कितने मार्वल्स हैं, ना हमें पता है कि परमीत के पास, लेकिन टोटल कितने मार्वल्स हैं ये हमें पता है, और लेकिन हमें परमीत के मार्वल्स नहीं पता है। तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखिए पढ़ते जाएंगे। करेक्ट। अब देखिए हम एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्वल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्वल्स परमीत हैज़। अब देखिए परमीत हैज़ तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 5 ऑफ एम, राइट। एंड इसमें क्या हो जाएगा प्लस 7 मोर उसमें भी, ठीक है, और इक्वल टू 37, राइट। ये बन गई ना इक्वेशन। देखिए कुछ नहीं किया मैंने। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्वल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्वल्स परमीत हैज। तो परमीत की एम है तो 5 टाइम्स ऑफ एम कर दिया, प्लस हमने 7 कर दिया क्योंकि उसमें 7 ज़्यादा भी है, ठीक है। अब मतलब जो 5 टाइम्स मार्वल परमीत की थी उसमें 7 ज़्यादा होके वो आ गई हमारे टोटल नंबर ऑफ मार्वल्स इरफान हैज़, ठीक है। अब हम इससे पता कर लेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिशन रूल से, तो हमें फटाफट पता चल जाएगा कि एम मतलब नंबर ऑफ मार्वल्स जो है वो परमीत की हैं एम, वो आ जाएगी वैल्यू। अब उसकी वैल्यू आने के बाद हम देख लेंगे फटाफट कि क्या वो वैल्यू इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ कैसे होगा ये। 5m यहाँ पर लिखती हूँ मैं, 5m प्लस 7 इक्वल्स, हालांकि आपको सॉल्यूशन पूछा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि आपने जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी इक्वेशन बनाई है वो सही है या नहीं। अब देखिए m क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा हमारा 30, और जब भी इक्वल टू साइन होता है हम यूज़ करते हैं दिस इम्प्लाइज साइन। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमारी इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमेशा इक्वल टू साइन यूज़ हुआ होता है, तो हमें यूज़ करना होता है दिस इम्प्लाइज साइन। अब देखिए
अब दिस इम्प्लाइज हो जाएगा m यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो अदर साइड में जाएगा डिवीजन में। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा m का वैल्यू आ गया 6। इसका मतलब हमारे जो m है मतलब परमीत की मार्वल्स हैं वो केवल 6 हैं और उसके पास कितनी है 37। तो क्या आ रहा है देखिए 6 5 30 प्लस 7 37। तो कहीं ना कहीं ये हमारा आंसर सही है क्योंकि इरफान के पास जो है वो नंबर ऑफ मार्वल्स हैं 37। तो ऐसे आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, तो चलिए अब हमें केवल बनानी थी इक्वेशंस, तो हम फोकस करते हैं इक्वेशंस। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना सेकेंड वन। लक्ष्मी's फादर इज 49 years old. He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी एज। यानी हमें लक्ष्मी की एज पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट द लक्ष्मी's एज बी x, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे y बोला है तो चलिए y ले लेते हैं क्योंकि ईयर्स की बात हो रही है और यहाँ पे मेंशन भी किया है क्वेश्चन में। तो चलिए हम तो देखिए अब क्या कह रहे हैं, ही इज़ 4 years ओल्डर देन 3 times। तो हमने क्या मान ली, लक्ष्मी की जो प्रेजेंट एज भी है वो हमारी y है, तो हम मान लेंगे 3 times ऑफ y प्लस 4 इक्वल्स टू हर फादर्स एज, मतलब कि 49। कितना आसान था, फटाफट हो गया। तो अब देखिए अब हम आते, अब देखिए इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि अब आप इसको खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class it's twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. अब देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली दे दी गई L, तो हम L ले लेंगे, नहीं तो हम कोई और वेरिएबल भी ले सकते थे। अब देखिए क्या लिखा है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. तो हम लिखेंगे let be L, राइट। अब देखिए हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. तो देखिए twice the lowest marks plus 7 equals to 87। कितना ईजी है, जो हमें जैसे दिया था स्टेटमेंट हमने उसको लिख दिया अपने इक्वेशन फॉर्म में। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 गिव्स यू द कमिंग द हाईएस्ट मार्क्स, एंड क्या है हाईएस्ट स्कोर 87। तो बहुत ही आसान था, हो गया ना। अब देखिए इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो वर्टेक्स एंगल है इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी बी डिग्री। अब देखिए इसका मतलब ये है कि ये हैं हमारे बेस एंगल्स, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें पता है दो साइड्स इक्वल होती हैं और वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हमें ये एंगल बोला गया है, तो देखिए जो दो एंगल इक्वल हैं वो तो एक्स एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल्स। तो दोनों हमारे बेस एंगल्स क्या है, एक्स प्लस एक्स, राइट। अब हम मान लेंगे जो हमारा बेस एंगल दिया है, मतलब क्लियरली दिया है कि हमको बी ही लेना है। तो चलिए अब हमारा जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एंगल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी, राइट। अब देखिए और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी रखी है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो देखिए ये ट्वाइस ऑफ बी है और बाकी दो हमारे तीनों सम ऑफ एंगल्स क्या क्या प्रॉपर्टी है, 180 डिग्री है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए ऐसे इक्वेशंस हमने फॉर्म कर ली। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस में कैसे इक्वेशन बनाई है ये क्लियर हुआ होगा। आपको स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ, स्टेटमेंट को पढ़ना है
और उसको समझना है और उसी को लिख देना है अपने इक्वेशन फॉर्म में। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए हों। तो हमारी एक्सरसाइज 4.1 का पूरा सॉल्यूशन, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।